देखिए बेटा, हमने गासेस लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो गासेस लॉ होता है वो हमें किसी भी क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स का बताता है। और हमने मुख्तलिफ केसेस देखे थे कि अगर हम किसी भी चार्ज को किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर बंद करें या किसी आर्बिटरी शेप के क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद करें तो उसमें से जो फ्लक्स गुजरता है वो इक्वल होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। ये फार्मूला भी हमने किया था कि जब किसी भी क्लोज सरफेस से हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और वो जो फ्लक्स होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता और एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। वो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितनी बंद है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। चार्ज पे और मीडियम दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो बेटा हमने ये चीज पढ़ी थी कि गासेस लॉ हमने पढ़ लिया है बेटा, और उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस बेटा, फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस बेटा, फ्लक्स जो होता है वो होता है बेटा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ लिया है बेटा। अब हम करेंगे बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerging from 1 कूलम्ब चार्ज बेटा। अब देखिए बेटा, इसमें इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर कोई 1 कूलम्ब चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनती है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है बेटा कि अगर कोई भी चार्ज होती है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो अब ये हम देखेंगे कि अगर कोई 1 कूलम्ब चार्ज है तो 1 कूलम्ब चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनती है। 1 कूलम्ब चार्ज की नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है। देखिए बेटा, आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा इज इक्वल टू फ्लक्स होता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज का फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लें। 1 कूलम्ब चार्ज की जितना भी फ्लक्स होगा उससे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। तो आप इसके लिए आप इस चार्ज को गासेस लॉ के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। क्योंकि गासेस लॉ किसी भी चार्ज को किसी भी स्फीयर के अंदर किसी भी सरफेस के अंदर बंद करता है और हमें बताता है कि उसका टोटल फ्लक्स कितना है। तो आप किसी भी चार्ज में से अगर ये देखना चाहते हैं कि उस चार्ज में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो आप उस चार्ज को क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद करें। ठीक है, फिर आप उसका फ्लक्स कैलकुलेट करें। जितना उसमें से फ्लक्स गुजर रहा होगा उतनी उसमें से क्या गुजरेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। तो आप ये कर ले बेटा कि इस 1 कूलम्ब चार्ज को किसी सरफेस के अंदर बंद समझे कि ये 1 कूलम्ब चार्ज आपने यहाँ पे बंद कर दिए बेटा। अब इसमें से निकलती हुई जो लाइंस है उसका आप फ्लक्स कैलकुलेट कर ले बेटा इस तरह से। तो ये फ्लक्स होगा बेटा, ये फ्लक्स होगा Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा। क्यू हमारे पास है 1 कूलम, तो ये हो जाएगी बेटा 1 अपॉन हो जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर -12 बेटा। ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 पावर 11 बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि ये हो जाएगा इस तरह से बेटा नंबर ऑफ लाइंस। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 पावर 11 हो जाए। ठीक है, मीन्स 1 कूलम चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बनानी है, 1.1 10 पावर 11। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है ना, उनकी तादाद आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ी चार्ज होगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा बनेगी, अगर कोई छोटी चार्ज होगी तो उसकी क्या बनेगी, कम बनेगी। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। बेटा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन देखिए, गॉसेस लॉ खुद जो होता है वो हमें चार्ज और फ्लक्स के दरमियान ताल्लुक बताता है कि जैसे गॉसेस लॉ के अंदर हमने यही कैलकुलेट किया है कि किसी भी चार्ज को किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर हम बंद करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उसमें से फ्लक्स कितना गुजरता है। और गॉसेस लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी चार्ज को किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद करोगे तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना गुजरेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉसेस लॉ बताता है। गॉसेस लॉ कहता है कि इतनी चार्ज को क्लोज करोगे तो उसमें से इतना फ्लक्स बनेगा। तो गॉसेस लॉ खुद जो होता है वो चार्ज और फ्लक्स के दरमियान रिलेशन बताता है कि ये चार्ज है और इसका इतना फ्लक्स बनेगा। लेकिन इसको अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लग सकता है फ्लक्स से, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इसका मकसद है कि आप फ्लक्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जो गॉसेस लॉ हम फ्लक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स से। तो फ्लक्स किससे कैलकुलेट होता है, गॉसेस लॉ से। तो मीन्स गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करके आप फ्लक्स कैलकुलेट करें और फ्लक्स कैलकुलेट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन्स इसको आप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ is used to find electric field इंटेंसिटी। बेटा गॉसेस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब हम करते हैं कि इसका केस 1 है बेटा, इसके मुख्तलिफ केसेस हैं। इसके अंदर आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ charged sphere when charge is uniformly
distributed on surface of sphere, सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देखिए बेटा, स्फीयर के दो केसेस है। एक वो स्फीयर होता है जिसके पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एक वो स्फीयर होता है जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज होती है। तो हमारे पास सिर्फ जो केस दिया हुआ है वो सरफेस वाला दिया हुआ। आप किसी भी स्फीयर के मुख्तलिफ फार्मूले पढ़ोगे, अगर आप पढ़ते हो तो कहीं पे एक फार्मूला लिखा होता है, कहीं पे दूसरा फार्मूला लिखा होता है, और आप कंफ्यूज होते हो कि हमने तो स्फीयर का ये केस पढ़ा था और उसका फार्मूला ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे तो फार्मूला कोई और लिखा हुआ है। तो बेटा याद रखें कि स्फीयर के दो केसेस हैं। एक ऐसा स्फीयर होता है जिसके पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उसके फार्मूले अलग होते हैं। और एक ऐसा स्फीयर होता है जिसके सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसके फार्मूले अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो केस दिया हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि ऐसे स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर कोई भी ऐसा स्फीयर है जिसका सरफेस चार्ज है तो उसके इनसाइड 0 होती है, ये हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्फीयर है जिसका पूरा वॉल्यूम चार्ज है तो उसके अंदर 0 नहीं होती। तो ये बात याद रखिएगा कि इन केसेस को आपने अलग अलग देखना है। आप सेम केस को दो जगहों पे अप्लाई नहीं कर सकते। कि हमारे पास जो केस है वो केस है जिसमें चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ सरफेस पे। लेकिन एक और केस भी है जिसके अंदर चार्ज पूरे वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब चार्ज पूरे वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसको अलग तरह से डील किया जाता है। वो अपने पास ये केस नहीं है, हमारे पास सिर्फ केस किसका है, सिर्फ सरफेस वाला। तो हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ऐसे स्फीयर के लिए एप्लीकेबल होगी जिस स्फीयर के चार्ज सरफेस पे है, अंदर उसके वॉल्यूम पे चार्ज नहीं है बेटा, ठीक है। हालो स्फीयर कह ले, कैसा स्फीयर जो अंदर से खाली मान ले, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। अब आप इसकी तीन जगहों पे आप देखोगे। सपोज करें बेटा कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, कि ये हमारे पास स्फीयर है बेटा, और ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है। अब हम देखेंगे कि जब हमने इसको चार्ज कर दिया बेटा, और चार्ज इसके सिर्फ सरफेस पे है बेटा, चार्ज इसके सरफेस पे हमने दे दिए इस तरह से। अब हम ये देखेंगे कि इससे पॉइंट P जो होती है, इस पॉइंट पे P जो होती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, और पॉइंट P आउटसाइड स्फीयर है बेटा, कोई पॉइंट आउटसाइड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा। अब अगर एक पॉइंट Q हम देखते हैं बेटा, पॉइंट Q जो होती है वो ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर है बेटा। अगर इस सरफेस के ऊपर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, और पॉइंट R है बेटा, और ये R जो होती है बेटा ये इनसाइड है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखनी है। कि इस सरफेस को हम चार्ज करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इसके बाहर कितनी है, इसके सरफेस पे कितनी है, और इसके अंदर कितनी है बेटा, ठीक है। अब पहली कैलकुलेशन हम करते हैं बेटा कि E एट पॉइंट P आउटसाइड स्फीयर बेटा, आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर से बाहर बेटा, ठीक है।
अब अगर हम देखते हैं बेटा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सपोज करें ये स्फीयर है बेटा, इस स्फीयर की ये बेटा सेंटर है, और ये आप कह लें कि ये पॉइंट पी है बेटा। इस पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कि ई एट इलेक्ट्रिक पॉइंट पी कितनी है बेटा। ठीक है, आपने इसको चार्ज कर दिया है, आपने इसको चार्ज दिए और ये चार्ज इसके सरफेस पे आपने दिए बेटा, और इसका सरफेस आपने चार्ज कर दिए। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और किसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर। ठीक है, अब इसकी पहली बात बेटा कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे बेटा। इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कहां से लिया जाएगा? हमेशा सेंटर ऑफ स्फीयर से लिया जाएगा। इस पॉइंट पी का डिस्टेंस सरफेस से नहीं लिया जाएगा। आप लिख लें इसको बोले कि R is taken from center of sphere, not from surface of sphere। सरफेस ऑफ स्फीयर से आप आर को नहीं लोगे बेटा। आप कहां से लोगे बेटा? सेंटर ऑफ स्फीयर से। जैसे ये मैंने आर कहां से ले लिया है, ठीक है। अब आपने एक स्फीयर को चार्ज किया और उससे आउटसाइड पॉइंट पी ली, जिस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आर है। अब आप इस पॉइंट पी पे देखना चाहते हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप इसको गॉसेस लॉ के थ्रू देख सकते हैं। और गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, उस पॉइंट पे आप गॉसियन सरफेस बनाएं। ठीक है, अगर आपने स्फीयर चार्ज कर दिया, उसके बाहर आपने किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो गॉसेस लॉ कहता है जिस पॉइंट पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, उस पॉइंट पे आप गॉसियन सरफेस बनाएं। ठीक है, अब ये पॉइंट पी जो है ना, वहां पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे बेटा। अब ये हो जाएगा बेटा गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस जो होता है ना बेटा, उसका शेप वैसे ही बनाया जाएगा जिस तरह की वो चार्ज होती है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अगर ये स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी कौन सा बनाओगे बेटा? स्फीयर। और गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से गुजरना जरूरी होता है जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना चेक कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना दो, नहीं। आपने पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस उतना ही होना चाहिए जितना पॉइंट पी का डिस्टेंस। आप देख सकते हैं बेटा, पॉइंट पी का डिस्टेंस भी आर है और गॉसियन सरफेस का रेडियस भी क्या है? आर है। तो बेटा ये मस्ट पॉइंट होती है कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, आप उस पॉइंट के ऊपर गॉसियन सरफेस बना ले। और गॉसियन सरफेस जो होता है उसको उस पॉइंट से गुजरना जरूरी होता है जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हो बेटा। आप कहोगे गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू पॉइंट वेयर ई बेटा जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वहां से गॉसियन सरफेस का गुजरना जरूरी होता है। अब देखिए बेटा, अब अगर आप देखते हैं बेटा, गॉसियन सरफेस आपने लिया बेटा यहाँ पे। अब गॉसियन सरफेस का यहाँ पे एरिया वेक्टर डेल्टा ए, और यहाँ पे बेटा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं।
बेटा आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस का, जो भी कर्व्ड सरफेस होता है उसका किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसे बनाते हो बेटा, ये एरिया वेक्टर होगा। और ये स्फेयर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है बेटा, अगर स्फेयर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर होती है जिस सरफेस की वो होती है बेटा, इस तरह से। तो आप देखेंगे बेटा कि पॉइंट पी पे जो एरिया वेक्टर आप बनाओगे वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, वो एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ बेटा, जो फ्लक्स गुजरेगा इस गाजियन सरफेस से बेटा वो कितना गुजरेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है बेटा इस गाजियन सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना गुजरेगा बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये गाजियन सरफेस है बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास गाजियन सरफेस है बेटा। अब ये गाजियन सरफेस के ये स्फेयर अंदर आ गए, मीन्स चार्ज क्या हो गई बेटा, पूरा जो स्फेयर है जो आपने चार्ज किया हुआ है वो किसके अंदर बंद हो गया, वो गाजियन सरफेस के अंदर बंद हो गया। तो अगर आप इसके ऊपर गॉसेस लॉ लगाओगे तो गॉसेस लॉ कहता है कि जब ये चार्ज इनक्लोज्ड हो गई है तो इस गाजियन सरफेस से फ्लक्स कितना गुजरेगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बेटा आपको ये भी पता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा, ई डेल्टा ए के बराबर भी होता है बेटा। और यहाँ पे डेल्टा ए बेटा ये हो जाएगी एरिया ऑफ गाजियन सरफेस। और गाजियन सरफेस आपने जो लिया हुआ है बेटा वो स्फेयर की सूरत में, देयरफॉर डेल्टा ए किसके बराबर रखोगे बेटा, एरिया ऑफ स्फेयर, क्योंकि आपने बेटा गाजियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ स्फेयर लिया हुआ है और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बेटा। अब आप कर सकते हैं बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बेटा, दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ए, और ये हो जाएगा बेटा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आप कर सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास फार्मूला। आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी किसके बराबर होती है बेटा, के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब ये बेटा कि स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी ही होती है जिस तरह से पॉइंट चार्ज की होती है। पॉइंट चार्ज की हमने पढ़ी है ना बेटा, कि पॉइंट चार्ज की बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। और किसी भी स्फेयर को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके बराबर होती है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ई ऑफ चार्ज्ड स्फेयर at point B outside sphere is like isolated point charge बेटा।
आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की, अगर आप देखते हैं बेटा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, ये इस तरह से। और स्फेयर की भी क्या हो जाएगी बेटा, स्फेयर की भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों का फार्मूला क्या है बेटा, सेम है। तो स्फेयर की भी बिल्कुल उसी तरह हो जाएगी बेटा। ठीक है। अब ऐसे नहीं कहिएगा कि ये तो एक पॉइंट से शुरू होती है, एक पॉइंट पे शुरू, मेहरबानी कीजिएगा। तो ये नहीं कीजिएगा ये तो एक ही पॉइंट से निकल रही है ये है आइसोलेटेड चार्ज है। और ये सेम का मकसद है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर चार्ज का सेम है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आप देखते हैं आइसोलेटेड चार्ज की भी नॉन यूनिफॉर्म होती है, स्फेयर की भी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। और किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे आप स्फेयर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, इसको भले सेंटर से शुरू कर ले, मसला नहीं है, इश्यू कोई नहीं है। आप एक जगह से स्टार्ट करें, आप सरफेस से स्टार्ट करें, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मुश्किल हो रही है, आपको मसला हो रहा है, सेंटर से कर ले, कोई इश्यू नहीं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज्ड स्फेयर बिहेव्स एज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बेटा। ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये इसका मतलब क्या बेटा, सपोज करें कि अगर एक स्फेयर है, उसके ऊपर आपने 1 कूलम चार्ज दे दी। ठीक है। अब इसके ऊपर आपने 1 कूलम चार्ज दी और इससे एक पॉइंट पी आपने ली 1 मीटर पे। ठीक है। या आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, वो भी 1 कूलम है, और इससे आप एक पॉइंट पी लेते हो जिसका डिस्टेंस 1 मीटर है। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। देखिए बेटा, इसकी कैलकुलेट करें। ये E1 इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर कूलम। इसकी आप कैलकुलेट करें। E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 1 अपॉन 1। इसकी भी क्या हो जाएगी बेटा, E2 हो जाएगी 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर कूलम। मीन्स E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E2। ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप 1 कूलम चार्ज स्फेयर के ऊपर फैला दो, या वही 1 कूलम चार्ज उसके सेंटर पे रख दो, दोनों कंडीशन में पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। मीन्स आप चार्ज को स्फेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो या चार्ज को आप सेंटर पे रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये चार्ज जो स्फेयर होता है ये बिहेव करता है लाइक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर ले बेटा। इसके ऊपर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज is uniformly distributed on surface of sphere. Calculate E at point P at distance sphere of radius कर दे, radius 1 मीटर, at distance r, at distance ये कर ले आप 20
या 2 कर लें, 2 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, या आप ये भी कर ले कि पॉइंट पी एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फीयर। बेटा 2 हो जाएंगी, एक में 2 मीटर फ्रॉम सेंटर है और दूसरे में 2 मीटर फ्रॉम सरफेस है, दोनों अलग है बेटा। इसमें ये कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि आपने इसको 1 कूलम चार्ज दी है और आप सेंटर से पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, ये हो जाएगा E इक्वल टू के 9 × 10⁻1 कूलम अपॉन 2 स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बेटा, 4 हो जाएगा 2.25 होगा इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम बेटा। सही है बेटा, मेरे ख्याल में 2.25 होगा, ये हो जाएगा 10⁻9 न्यूटन पर कूलम बेटा। अब देखिए सेकंड का अगर सोल्यूशन देखें, सेकंड के अंदर क्या कहा गया है, सेकंड के अंदर कहा गया है कि ये सरफेस है बेटा, स्फीयर है, इसके ऊपर आपने चार्ज दी हुई है और ये पॉइंट बेटा P जो है, ये पॉइंट P जो है ये यहां से 2 मीटर है, लेकिन इसका रेडियस भी है बेटा, ये सरफेस से 2 मीटर दिया हुआ है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, ये इसका रेडियस a कर दे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा a + 2 मीटर बेटा, और रेडियस 1 मीटर है, +2 = 3 मीटर, क्योंकि इसमें क्या कहा गया बेटा, सरफेस ऑफ स्फीयर कहा गया। ठीक है, तो टोटल आप इसको करोगे बेटा, E = 9 × 10⁻9 1 अपॉन होगा 9 बेटा, ये कितना हो जाएगा 10⁻9 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें आपने देखना है कि डिस्टेंस कहां से दिया हुआ है, सरफेस से दिया हुआ है या डिस्टेंस कहां से दिया हुआ है, सेंटर से। अगर डिस्टेंस सेंटर से दिया गया है, इसका मकसद है रेडियस उसमें शामिल है, लेकिन अगर डिस्टेंस सरफेस से दिया हुआ है ना, इसका मकसद है रेडियस शामिल नहीं है, फिर रेडियस को आप उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम करते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट जो है वो पॉइंट के ई, इसका बेटा सेकंड पार्ट है ई एट पॉइंट क्यू ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर बेटा, सरफेस ऑफ स्फीयर पे कितनी होती है बेटा, सरफेस ऑफ स्फीयर पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। देखिए सपोज करें बेटा वही स्फीयर है, इसको हमने चार्ज किया हुआ है बेटा, इस तरह से हमने बेटा इसको चार्ज किया हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट क्यू बेटा जो होती है वो हम कंसीडर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर बेटा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ई क्यू कितनी है बेटा, देखिए बेटा अब पॉइंट स्फीयर से दूर नहीं है, अब पॉइंट अगर स्फीयर के सरफेस पे, बेटा याद रखिएगा कि जो पॉइंट सरफेस पे होती है ना, वो पॉइंट बाहर ही मानी जाएगी। अगर आप दीवार के ऊपर कोई निशान बनाओगे तो वो दीवार से बाहर कंसीडर किया जाएगा, दीवार के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप बुक के ऊपर कोई निशान बनाते हो, बुक से बाहर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी पॉइंट स्फीयर के सरफेस पे लेते हो तो वो पॉइंट स्फीयर से बाहर मानी जाएगी, वो स्फीयर के अंदर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस ए ले लेते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा, सेंटर ऑफ स्फीयर से ए है बेटा, तो आप इसको लिखोगे कि पॉइंट
on surface of sphere is considered outside sphere बेटा, ठीक है। और आउटसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, आउटसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड स्फीयर का हम फार्मूला कर चुके हैं। अब ये पॉइंट क्यू भी आउटसाइड ही है, लेकिन फर्क ये कि ये पॉइंट क्यू बहुत नजदीक है सरफेस के और पॉइंट पी सरफेस से दूर थी। इन दोनों पॉइंट्स में ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी पॉइंट पी पे होगी वैसी ही पॉइंट क्यू पे होगी। फर्क ये होगा कि पॉइंट पी दूर की पॉइंट तस्वर की जाती है और पॉइंट क्यू नजदीक की पॉइंट कंसीडर की जाती है, ठीक है। दोनों में फार्मूला सेम लगेगा, ई एट क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस को हमने किसके इक्वल कंसीडर किया है, ए के, ठीक। अब देखिए बेटा, अब इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। देखिए जो सरफेस होता है उसके ऊपर होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और हम ये जो स्फीयर का केस ले रहे हैं इसमें हमने चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, सरफेस के ऊपर। देयरफॉर आप कर सकते हैं इसके अंदर, आप ये भी कर सकते हैं के क्यू अपॉन ई स्क्वायर, बेटा यहां से आप कर सकते हैं इसको। आपको पता है बेटा कि सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, या आप कर सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। बेटा ये आप पॉइंट पी के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट पी सरफेस पे नहीं है। चार्ज कहां पे होती है, सरफेस पे होती है। ये पॉइंट पी के लिए नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट पी सरफेस से दूर है, और चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, चार्ज सरफेस, और पॉइंट क्यू कहां पे, सरफेस से। तो आप लगा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं बेटा ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया के अपान हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू एरिया बेटा 4 पाई ए स्क्वायर। क्योंकि अब आपका बेटा ये जो गाजियन सरफेस होगा ना, गाजियन सरफेस कहां पे आ जाएगा बेटा, गाजियन सरफेस बिल्कुल सरफेस ऑफ स्फीयर पे आ जाएगा। अब गाजियन सरफेस भी जो आप बनाओगे बेटा, तो ये जो गाजियन सरफेस है ये बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगा, इसलिए बेटा एरिया क्या हो जाएगी 4 पाई ए स्क्वायर। आप इसको कर सकते हैं बेटा अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, ठीक है। अपन करोगे आप ए स्क्वायर बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 4 में पाई में ए स्क्वायर में इज इक्वल टू बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप करोगे बेटा कि सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस ई ऑन सरफेस डिपेंड्स ओनली अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी स्फीयर को ज्यादा चार्ज दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कम चार्ज दोगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट है इसकी बेटा के ई एट पॉइंट आर इनसाइड स्फीयर। बेटा अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड करे, बेटा ये इसमें फार्मूलाज में फर्क होता है। अगर जो हम केस ले रहे हैं इसके अंदर हम चार्ज ले रहे हैं सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा स्फीयर है जिसका पूरा वॉल्यूम चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। दोनों में फर्क है, ध्यान में रखिएगा बेटा। देखिए
अब अगर कोई स्फीयर हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, और कोई भी पॉइंट बेटा, ये डिस्टेंस आप कह लें कि ये इसका रेडियस है बेटा, और पॉइंट P अब हम अंदर लेते हैं बेटा R। अब ये पॉइंट R बेटा अंदर है। अब देखिए बेटा, चार्ज तो बाहर रहेगी, चार्ज तो सरफेस पे, पॉइंट कहां पे आ गई? अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ये पॉइंट बेटा ऊपर थी, तो ये चार्ज इसके अंदर थी। आपने जो गाजियन सरफेस बनाए, चार्ज इसके अंदर है। लेकिन आप देखिए बेटा, यहाँ पे अगर इसके अंदर आप गाजियन सरफेस बनाओगे बेटा, तो ये गाजियन सरफेस यहाँ पे, क्योंकि गाजियन सरफेस को हमेशा उस पॉइंट से गुजरना है जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हो। अब ये पॉइंट अंदर आ गई, तो गाजियन सरफेस क्या हो जाएगा बेटा? गाजियन सरफेस आप अंदर बनाओगे। जब गाजियन सरफेस आपने अंदर बनाया, तो ये चार्ज बाहर है। मीन्स आप कहोगे बेटा कि नो चार्ज इनक्लोज्ड बेटा, इसके अंदर किसी भी किस्म की चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। जब चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, तो फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स जीरो बेटा। ठीक है, तो फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी बेटा? एज ये बेटा आप कर ले कि इसका जो ये बेटा, इसका ए बेटा, ठीक है, आप कहेंगे एज ए इज लेस देन आर, के पॉइंट पी का डिस्टेंस बेटा जो होता है, कि पॉइंट आर का डिस्टेंस ए जो है वो किससे कम है बेटा? रेडियस ऑफ द स्फीयर से। ये आप कर ले, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर से पॉइंट आर का डिस्टेंस कम है। मींस पॉइंट आर कहां पे? अंदर है। अगर पॉइंट आर का डिस्टेंस रेडियस से कम है, इसका मकसद है पॉइंट जो आर है वो कहां पे है? अंदर है। ठीक है, देयरफॉर नो चार्ज is enclosed inside Gaussian surface बेटा। Gaussian surface, ठीक है, देयरफॉर आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होती है वो क्या होती है बेटा? जीरो होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये किस्सा तब चलेगा जब चार्ज कहाँ पे होती है? सरफेस पे होती है। लेकिन अगर पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज होती है ना, तो फिर ये पॉइंट वैलिड नहीं रहेगी, फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगी। चलो कल डिस्कस करते हैं।